Today I will discuss this topic, timetable in last 30 days. लास्ट 30 डेज का टाइम टेबल आपका कैसे होना चाहिए। गेट 2026 मैकेनिकल 14 फरवरी को होने वाला है। 2:30 PM to 5:30 PM इज द टाइम। ध्यान रखिए 14 फरवरी 2:30 PM to 4:30 PM, ठीक है, 2:30 PM to 5:30 PM, 4:30 नहीं 5:30 PM, तो 2:30 PM to 5:30 PM इज द टाइम। उसी टाइम में आपको सब कुछ करना है। मतलब सबसे पहले आप ध्यान रखिए कि जो बच्चे को ऐसे लगता है कि मैंने सुबह टेस्ट देता हूँ, शाम को टेस्ट देता हूँ, कभी भी टेस्ट देता हूँ, नहीं, आपको ये 3 घंटे टाइम जो है हमेशा फ्रॉम दिस डे, जैसे आपका शुरू हो रहा है, जैसे आपको वीडियो देख रहे हो, जैसे आपने वीडियो देखा तुरंत आपको करना है मेक योर अकस्टम विथ योर एग्जाम स्लॉट। नहीं तो उसी दिन नींद आएगा, आप उस टाइम में सोते जाओगे, उसी दिन नींद आएगा, फिर आपका प्रोडक्टिविटी नहीं बन पाएगा। तो इसलिए आपको बॉडी क्लॉक को सेट करने के लिए हमेशा टेस्ट 3 घंटे का देना है और इसी टाइम में टेस्ट देना है। 5:30 2:30 to 5:30 दैट इज द टाइम। यही टाइम है जो आपका हमेशा लगातार इसी में टेस्ट देना है और हमेशा रोज देना है, एवरी डे। तो क्या होगा 30 दिन के बाद आप जब टेस्ट देने जाओगे तो वो टाइम आपका ब्रेन, आपका सब कुछ उस टाइम में ढंग से काम करेगा। अगर आप इफेक्टिवली स्टडी चाहता है तो ये टाइम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी क्रूशियल। आप सुबह शाम रात कभी भी टेस्ट दे सकता है, लेकिन ये जो टाइम है ये टाइम आपको टेस्ट में ही बिताना है। इस टाइम में पढ़ाई नहीं करना है। 3 घंटे का एक फुल लेंथ टेस्ट देना है। फुल लेंथ टेस्ट अनअकैडमी का है, नहीं तो किसी आपका जैसे और जैसे सर जी का भी दे सकता हो, बट अनअकैडमी के पास सफिशिएंट टेस्ट है, उसको फॉलो करें। उसको खत्म होने के बाद दूसरा देखना। तो मेक योर अकस्टम्ड विद द योर एग्जाम स्लॉट, टेक टेस्ट डेली। ये जो एवरी डे वही टाइम 2:30 PM से 5:30 PM एवरी डे एक फुल लेंथ टेस्ट आपको देना है। 30 डेज 30 टेस्ट दैट इज मोर देन सफिशिएंट। उससे ज़्यादा कोई ज़रूरत नहीं है। ये 30 दिन आप 30 टेस्ट दे दो, फुल लेंथ टेस्ट। फुल लेंथ मतलब 65 क्वेश्चन रहेगा, 3 घंटे टाइम होगा। ये फुल लेंथ मतलब 65 क्वेश्चन वाला टेस्ट। ऐसे 30 हाफ टेस्ट भी होता है, बट इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड नाउ। अभी फुल लेंथ टेस्ट पूरा सब्जेक्ट का, अगर जो सब्जेक्ट आप पढ़ा नहीं उसका भी आपको टेस्ट देना है, ठीक है। टेस्ट आपको डेली देना है अभी और रुकना नहीं है। आप जाके आप जैसे वो टेस्ट का टाइम हो गया उसके बाद एनालिसिस करेंगे, बट फिर सुबह से क्या करेंगे 2:30 में अगर आप टेस्ट दोगे तो सुबह से उठ के आपका राइट एंड रिवाइज फॉर्मूला एटलीस्ट वंस अ डे। तो आपको क्या करना है, जो शॉर्ट नोट्स है, शॉर्ट नोट्स से फॉर्मूला को लिखना है। फॉर्मूला जब तक आप लिखोगे नहीं तब तक आपका खून में घुसेगा नहीं, तब तक आप एग्जाम सेंटर में यूज नहीं कर सकते। गेट एग्जाम के साथ बाकी एग्जाम का यही डिफरेंस है, गेट एग्जाम में सिर्फ फॉर्मूला जानना सफिशिएंट नहीं है, उसको यूज करना पड़ता है। इसलिए फॉर्मूला को लिखेंगे तो आपका खून में घुसेगा। तो जैसे ही आपने एक शॉर्ट नोट का एक पेज पढ़ लिया, उसमें जितना फॉर्मूला है आंख बंद करके लिखना है। शॉर्ट नोट से, अगर शॉर्ट नोट आपके पास नहीं है मुझे व्हाट्सएप कर दे, मैं शॉर्ट नोट दे दूंगा सारे सब्जेक्ट का, ऑल सब्जेक्ट 15 सब्जेक्ट का। मैथमेटिक्स एप्टीट्यूड का भी शॉर्ट नोट है मेरे पास। तो आप अगर वो शॉर्ट नोट देखेंगे, देख के एक पेज आपको शॉर्ट नोट देखना है और एक पेज आपको लिखना है, उसमें जो जो फॉर्मूला था इस तरह से लिखना है। बट ये लिखना नहीं कि बहुत अच्छा से लिखना है, उसको ऐसे ही बहुत ही स्पीड में लिखना है और लिखने के बाद चेक कर लेना है कि कहाँ कहाँ गलती हुआ। चेक करके फिर वो पेपर को फेंक देना, उसको जिंदगी में दोबारा देना नहीं है। ये आपको फॉर्मूला लिखना है इन अ डे। एक एक सब्जेक्ट का शुरू करो, अपने आप खत्म होता जाएगा, उसके लिए कोई बात नहीं, बट आपका फॉर्मूला लिखना जरूरी है, ठीक है। जैसे आपने सब्जेक्ट को रिपीट में डाल दो कि सबसे पहले मैं प्रोडक्शन का फॉर्मूला देखूंगा, फिर हमने सुम का फॉर्मूला देखूंगा, इस तरह से आपने सारे फॉर्मूला देख सकता है। उसके बाद टेस्ट देते जाए। इन दिस टाइम कोई नया सब्जेक्ट, कोई नया टॉपिक नहीं पढ़ना चाहिए। लेकिन अगर आपका बहुत सारे बचा हुआ है तो आपको टेस्ट देके पता करना है कौन सा वो टॉपिक है जो हमें करना है।
तो वो टॉपिक मेरा स्प्रेडशीट से करेंगे, वो मेथड मैं बताऊंगा। अभी आपको ध्यान रखें कि 10% टाइम, अगर आपने 10 घंटे दिन में पढ़ाई करोगे, 10% टाइम 1 घंटे होता है, तो दिन में 1 ही घंटे आप नया कुछ पढ़ाई कर सकते हैं, और वो भी मेरा स्प्रेडशीट से, इधर उधर से नहीं, सो दैट आपका टाइम बर्बाद ना हो। एक्चुअली जो नया टॉपिक है वो आपका मेरा स्प्रेडशीट से पढ़ सकता है, जो भी आपका पढ़ने का इच्छा है, बट वो मेरा स्प्रेडशीट से होगा। तो 1 घंटे में आपका एक लेक्चर खत्म हो जाएगा और एक टॉपिक खत्म हो जाता है। 1 घंटे के अगर देंगे तो एक टॉपिक आपका खत्म हो जाता है, जो नया टॉपिक आप पढ़ना चाहते हैं। तो 30 डेज में अगर एक एक करके भी पढ़ेंगे तो 30 टॉपिक तो हो जाएगा ना नया, तो उतना ही पढ़ना है, उससे ज़्यादा आपको पढ़ने का भी जरूरत नहीं है। अगर नहीं हुआ, आपका सब्जेक्ट सारे कंप्लीट नहीं हुआ, कोई दिक्कत का विषय नहीं है, आप जो अच्छा से हुआ उसको रिवीजन करते जाओ, नहीं तो रिवीजन नहीं करेंगे तो नया के चक्कर में सारे खत्म हो जाएगा। इसलिए एक कभी भी रिजर्व नहीं है कि इन दिस मोमेंट आप सिर्फ नया पढ़ते जाए। आप नया जो है सिर्फ 10% टाइम दे सकते हैं, बाकी आपको टेस्ट एंड बाकी टाइम को बिताना ही पड़ेगा जो आपने पढ़ाई किया है, तो रिवीजन करते रहना है। जो सबसे बड़ा बात है कि जो टेस्ट तो बच्चे देते हैं, टेस्ट देने के बाद उसका जो गलती है उसको सुधारता नहीं है, तो एनालिसिस इज मोर इम्पॉर्टेंट। टेस्ट जो है दैट इज बेसिकली डायग्नोसिस। आपने जो टेस्ट दे रहे हो उसका मार्क्स तो जोड़ेगा नहीं, तो फिर टेस्ट क्यों देना है? टेस्ट एक डायग्नोस कर देगा कि देखो मेरे पास, ऐसे एक बच्चे भी पूछ रहा था क्लास में कि सर मेरा 50-60 मार्क्स ही आ रहा है तो क्या करे। तो ये है कि 50-60 मार्क्स ही आता है, वो तो ज़्यादा आ गया, 50 से मतलब 45 से 60 के बीच में मार्क्स रहेगा। जो बंदा टेस्ट नहीं दिया, टेस्ट देके वो गलती नहीं सुधारा, एनालिसिस नहीं किया, उस बंदे का सीधा मार्क्स 45 से 60 के बीच में रहता है। अब 60 को आप 90 कैसे करेंगे, मैं वो प्रोसीड्योर बता रहा हूँ, हाउ टू मेड दिस 60 to 90। इस 30 डेज में 30 टेस्ट आप देंगे, एक टेस्ट में 65 क्वेश्चन है, 65 टॉपिक कवर करेगा। 10 टेस्ट में 650 टॉपिक कवर होगा। आप अगर 20 टेस्ट देंगे 1300 टॉपिक कवर होगा। अगर आपने 30 टेस्ट देंगे तो 1850 टॉपिक कवर होगा, जबकि पूरा गेट में 700 टॉपिक से क्वेश्चन आता है। अब सोचो कि आपका 1950 टॉपिक आप कवर करने जा रहे हो, जबकि 700, तो कैसे होगा? एक टॉपिक 2-3 बार आएगा। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका 30 टेस्ट के अंदर में 10 टेस्ट में हो जाएगा एक ही टॉपिक से क्वेश्चन आ रहा है, ऐसा भी मिलेगा। तो इसलिए क्या होगा कि आप देखेंगे कि पूरा जो 30 टेस्ट अगर कोई फुल लेंथ देता है, उसका 700 जो टॉपिक से क्वेश्चन आता है, सारा टॉपिक उसको कवर होता है। बट बच्चे को वो 700 टॉपिक का 700 में तो आप कॉन्फिडेंट नहीं हो, 700 में तो आपको मार्क्स नहीं मिला, तो मान लो आपने एक टेस्ट दिया जिसमें 65 क्वेश्चन था, आपसे 35 क्वेश्चन बना, 35 का करेक्ट हुआ और 30 क्वेश्चन आपका गलत हो गया। अब जो 30 क्वेश्चन गलत नहीं है, 30 टॉपिक आपका ग्रिप में नहीं है, ये समझना है। ये 30 टॉपिक जो है वो आपका ग्रिप में नहीं है। अब ये 30 टॉपिक को पढ़ने के लिए आपको जाना पड़ेगा मेरा स्प्रेडशीट में। क्या करना पड़ेगा? ये 30 टॉपिक को पढ़ने के लिए मेरा स्प्रेडशीट में, अगर आप टॉपिक दिख गया कि कौन सा टॉपिक है, उसको सर्च कर सकते हो। जस्ट यहाँ पे Ctrl+F करने से, Ctrl+F करने से फाइंड इन द सीट आ जाता है। इसमें आप लिख सकते हो कि मेरा कौन सा टॉपिक का क्वेश्चन नहीं हुआ, तो डायरेक्टली आपको टॉपिक में पहुंचा देगा। नहीं तो दूसरा तरीका है कि मैं देखा कौन सा सब्जेक्ट का था, मैं देखा कि सर एक क्वेश्चन था मेरा इसका स्ट्रेंथ ऑफ मेटेरियल्स का, तो आपने सीधा क्या करेंगे, स्ट्रेंथ ऑफ मेटेरियल्स में क्लिक करेंगे, स्ट्रेंथ ऑफ मेटेरियल्स। तो जैसे आपका दूसरा इसमें चला गया, तो इसका जाके जो भी ये होगा, तो जैसे देखा कौन सा टॉपिक है ना, मेरा स्ट्रेंथ ऑफ मेटेरियल्स, तो स्ट्रेंथ ऑफ मेटेरियल्स में क्लिक करेंगे, फिर पूरा क्लास में चला जाएगा। अब आपको यहाँ पे देखना है इस तरफ में कि कौन सा लेक्चर में वो टॉपिक है जिससे मेरा गलती हुआ। यहाँ पे आपको देखना है कौन सा लेक्चर में लिखा है, कौन सा लेक्चर में वो टॉपिक लिखा है जिससे लिखा, नहीं तो सर्च कर लो कि लिखा है इलोंगेशन ऑफ ए बॉडी ड्यू टू इट्स रोटेशन। तो आपने बोला सर इलोंगेशन ऑफ ए बॉडी ड्यू टू रोटेशन, ये वाला से मेरा क्वेश्चन गलती हुआ, वेरिएबल ई से मेरा क्वेश्चन गलती हुआ। तो जैसे ही होगा तो आपको इसमें क्लिक करना है और इसमें क्लास खोल देना है। वही टॉपिक
और उस टॉपिक के साथ जितना भी क्वेश्चन हो सारे मैं एक साथ करा के रखा हूं, उतना आपको करना है रिवीजन। अगर आपने सिर्फ उस क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोशिश किया, उसका आंसर देख के चला गया, आपका टॉपिक का जो कमी है, जो आपका बीमारी है, वो आपने सुधारा नहीं। पकड़ में आ गया था, टेस्ट के थ्रू पकड़ में आ गया था कि तुम्हारा इस टॉपिक में तुम्हारा कमी रह गया, इस टॉपिक तुम्हारा गलती हो रहा है, तो ये टॉपिक सुधार लो। लेकिन आपने बोला मेरा बीमारी बता भी दूंगा, मैं नहीं सुधारूंगा, तो क्या कर लोगे? तो टेस्ट से आपका बीमारी पकड़ में आ जाएगा, कौन सा टॉपिक में गलती हो रहा है। और एक बार अगर एक क्लास कर लिया, क्लास का नहीं बोल रहा हूं, सिर्फ वो टॉपिक कर लिया, तो 30 टॉपिक है, कितना टाइम लगता है? कोई टॉपिक में 5 मिनट लगा, कोई टॉपिक में 10 मिनट लगा, कोई में आधा घंटा भी लगेगा। तो मिला के 30 टॉपिक अगर एक दिन आप लगा देंगे तो 3 साढ़े 3 घंटे 4 घंटे में पूरा के पूरा टॉपिक आपका खून में घुस जाएगा। 3 से 4 घंटे के बीच में शुरू में, उसके बाद 1 घंटे में हो जाएगा। लास्ट के तरफ जब अगर 10 टेस्ट आप दे दोगे, उसके बाद 1 घंटे 1.5 घंटे में हो जाएगा। फिर जितना नंबर टेस्ट बढ़ता जाएगा उतना आपका नंबर ऑफ टॉपिक जो है कम होता जाएगा, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस सारे टॉपिक में आ जाएगा। ये जो 60 मार्क्स से 90 मार्क्स का ट्रांजिशन है, वो सिर्फ 2 चीज़ से होता है। टेस्ट सीरियसली देना होता है एंड उसका गलती को पहले एक्सेप्ट करना होता है कि मेरे से ये टॉपिक नहीं हो पा रहा है, तो इस टॉपिक से मंडल का क्लास देख के जाना है। आप अगर मंडल का क्लास तुरंत देखेंगे, तुरंत आपको दिख जाएगा कि क्या गलती हुआ था, क्या एल्गोरिदम मिस्टेक हुआ था, क्या यूनिट मिस्टेक हुआ था, क्या हुआ था, क्योंकि उसके साथ सारे क्वेश्चन भी किया है ना। जैसे अगर कोई भी एलिमेंटल फॉर्मूला दे दिया, वेरिएबल स्ट्रेस एरिया दे दिया, तो उसके बाद आपको सारे क्वेश्चन दे दिया ना कि भाई किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करना है। उसके बाद सारे क्वेश्चन दिया रहता है। कोई भी ऐसे कॉन्सेप्ट होता है, हर कॉन्सेप्ट के थ्योरी ऑफ प्लास्टिसिटी, उसके बाद क्वेश्चन दे दिया गया। जो भी आपका कॉन्सेप्ट होता है उसके रिलेटेड सारे क्वेश्चन हमें यहाँ पर सॉल्व कराता है। अब अगर इसको ऐसे पढ़ लेंगे तो आपके लिए ये एक मतलब बहुत ही तोप चीज़ बन जाता है। मतलब आप जो गलती कर रहे थे वो गलती और एग्जाम सेंटर में जाके नहीं होगा। फिर ये जो चीज़ है आपका 60 मार्क्स से 90 का जर्नी यही है। अगर आपका 45 मार्क्स आ रहा है तो 45 से आपका 85 का जर्नी होगा। आपका 60 मार्क्स आ रहा है, 60 से 90 का जर्नी होगा, ये भी ध्यान रखें। अगर उससे भी कम आ रहा है तो आपका जो है उससे थोड़ा कम का टारगेट रखें, ठीक है। जैसे मान लो किसी का 30 मार्क्स आ रहा है तो आप 75 तक टारगेट रख सकता है कि मेरा आएगा गेट में। लेकिन ऐसे करने से नहीं तो 35 भी आएगा। जो बंदा सुधारता नहीं है कि मैं तो गलती जो कर रहा हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं उसको सुधारूंगा ही नहीं, तो अगर सुधारेंगे नहीं तो तुम्हारा जो सेम मिस्टेक आपका एग्जाम सेंटर में भी होगा, सेम मिस्टेक उस टॉपिक से ही होगा और गेट का एग्जाम में और ज़्यादा चांसेस है ड्यू टू टेंशन। इसलिए आपको एनालिसिस करके उसको ख़त्म करना है और ऐसे आपका 30 टेस्ट में सारा टॉपिक में आ जाएगा। जो टॉपिक का आपका दिक्कत है वो टॉपिक पकड़ में आएगा और मेरा स्प्रेडशीट से सारा को सॉल्व आप कर हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं तो इसको यूज़ करें। अब होता है फॉलो टॉपिक लिस्ट फॉर रिवीजन, क्योंकि कभी भी अगर आप खुद से रिवीजन करते हो कि ठीक है मैं सब्जेक्ट रिवीजन कर लूँगा, तो उसमें हमेशा जो मेरा टॉपिक लिस्ट है उसको फॉलो करें। अगर आपने टॉपिक लिस्ट फॉलो नहीं करेंगे तो उल्टा सीधा टॉपिक में ज़्यादा ध्यान दे देंगे और वो आपका गेट में ज़रूरत नहीं है। उल्टा सीधा जो टॉपिक होता है उसमें ज़्यादा ध्यान देना बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उल्टा सीधा टॉपिक में ध्यान देंगे तो आपका फालतू टाइम खराब हो जाएगा और फालतू टाइम में तो बिल्कुल नहीं है ना। आपके पास क्या फालतू टाइम है अभी? तो अभी आपका ये जो चीज़ है कि आपके पास उतना टाइम नहीं है कि बैठ के हम क्वेश्चन मतलब वो फालतू टॉपिक में करेंगे। तो इसलिए आपका जो भी क्वेश्चन सॉल्व करना है ये टॉपिक लिस्ट में हमेशा फोकस रहे। तो ये जो टॉपिक लिस्ट है अगर आपके पास नहीं है मुझे मैसेज कर दे, मैं आपको भेज दूंगा। तो टॉपिक लिस्ट जो है इसका जो टॉपिक है रिवीजन के टाइम में हमेशा टॉपिक लिस्ट में कौन सा 5 स्टार है, कौन सा 3 स्टार है, उसमें फोकस करके चले। टॉपिक लिस्ट कभी भी गलती नहीं करना है, टॉपिक लिस्ट छोड़ के कुछ भी और करना नहीं है। रिवीजन करने के टाइम में मेनली आप जो इंपॉर्टेंट है उसमें फॉलो करें। अब आता है एक बहुत दिक्कत का विषय कि गेट एग्जाम में 65 क्वेश्चन में 55 से भी ज़्यादा क्वेश्चन न्यूमेरिकल है। ओनली 5 to 10 क्वेश्चन थियोरिटिकल होता है और जो थियोरिटिकल क्वेश्चन है उसको आप ओरल रिवीजन से कर सकते हो, पढ़ के चला गया। बट जो न्यूमेरिकल का क्वेश्चन होता है उसमें मैथमेटिक्स है एंड जो न्यूमेरिकल्स होता है
हर सब्जेक्ट का। अगर आपने ओरल रिवीजन किया कि ये ऐसे होता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है, बस तुम्हारा कहानी वहीं पे खत्म हो जाएगा। ये ऐसे होता है, ऐसे होता है, ऐसे ऐसे करते जाएंगे, ऐसे कुछ नहीं होगा, एग्जामिनेशन में कुछ नहीं याद आएगा। मैथमेटिक्स और मैथमेटिकल न्यूमेरिकल जो क्वेश्चन है वो कभी भी लिखने से बिना नहीं हो पाएगा। तभी आपको मैं टेस्ट के माध्यम से बोला हूं कि टेस्ट देने के टाइम में आपको लिखना ही पड़ेगा, आपको करना ही पड़ेगा, पेन पेपर से ही लगना पड़ेगा। उसके बाद मेरा क्लास करेंगे, मेरा क्वेश्चन भी जब मैं कराता हूं उसमें जैसे कॉन्सेप्ट उसका क्वेश्चन दिया गया वो कराता हूं। इसलिए ओरल, नो ओरल रिवीजन फॉर मैथमेटिक्स एंड न्यूमेरिकल्स, कोई भी ओरल रिवीजन का जरूरत नहीं है। अब दूसरा एक लोचा है कि गेट में देगा वर्चुअल कैलकुलेटर, तो अगर आपके पास कंप्यूटर है तो उसमें वर्चुअल कैलकुलेटर में ही प्रैक्टिस करें। लेकिन नहीं तो टेस्ट देने जाओगे तो टेस्ट में तो ऐसे ही वर्चुअल कैलकुलेटर आएगा, तो जो वर्चुअल कैलकुलेटर आएगा सिर्फ आप उसी में फोकस करें। कभी भी उल्टा कैलकुलेटर, ऐसा कैलकुलेटर में कभी भी गलती से भी कैलकुलेशन ना करें। और जो टेस्ट में क्वेश्चन वर्चुअल कैलकुलेटर आएगा और आप भी मोबाइल में एंड इसमें वर्चुअल कैलकुलेटर डाउनलोड कर लो, सो दैट इसका पूरा कहानी आप सोच विचार कर सकते हैं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि बच्चे को क्या होता है कि नींद कम करके पढ़ने का बहुत इच्छा है, ये कभी जिंदगी में नहीं करना। इवन इफ जिस दिन एग्जाम होगा 14 फरवरी को, 13 फरवरी रात को भी प्रॉपर नींद लेना, मतलब बहुत अच्छा से सोना है। इवन इफ मैं सजेस्ट करता हूं जल्दी सो जाओ, उस दिन जल्दी से जल्दी सो जाओ, फिर टेंशन लेने का कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि अगर आपने टेंशन लिया तो आपका जो कैपेबिलिटी है डिक्रीज हो जाएगा। अगर आप मेरे से पढ़े हो तो आपको कॉन्फिडेंस है कि जो भी क्वेश्चन आएगा मेरा जो क्लास में कराएगा उसका किसी ना किसी एक का सिमिलर होगा। जस्ट आपको रिवीजन में फोकस करना है, टेस्ट में फोकस करना है। टेस्ट देके जो हमने रिवीजन बोल रहा है उसी में सारे क्वेश्चन भी आपको दिखता रहेगा। ऐसा नहीं कि अलग से आपको करना है, जस्ट टेस्ट देने के बाद जो टॉपिक बता रहा हूँ वो टॉपिक में जाएंगे, टॉपिक पढ़ने के बाद उसी के साथ सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं, क्वेश्चन क्लास में सॉल्व कराया गया। तो कैसे किया गया वो अगर आपका भूल गया, एक बार गलती हो गया, सो यादाश्त मतलब इतना तो नहीं है कि सब कुछ एक साथ याद रह जाएगा। जो गलती हुआ सुधार लो ना, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं है। नींद कम नहीं करना है एंड आपका स्टडी अच्छा से करना है। खाना पीना अभी बहुत ध्यान से करना है। कोई भी आलतू फालतू खाना खा के जिंदगी बर्बाद ना करे। जो एकदम संतुलित आहार है वो करना है एंड पानी ठीक से पीना है। पानी भी मैं बोलता हूँ कि एक ऐसे थर्मोफ्लास्क में रखो, और ये जो है इसमें पानी मेरा गर्म नहीं है, बट ये पानी जो है 30 डिग्री 32 डिग्री मतलब बॉडी टेम्परेचर के आसपास है। जैसे हम पीते हैं थोड़ा सा ठंडा नहीं है, इट इज़ नॉट कोल्ड और इट इज़ नॉट हॉट, तो ऐसे पानी पिए सो दैट आपका जो बॉडी है वो ढंग से, क्योंकि क्या होता है ना, लोग अभी जो ठंड है, आप बाहर का टेम्परेचर कितना है मतलब 10 डिग्री का, अब पानी 10 डिग्री का है, खाना खाया उसके बाद 10 डिग्री का पानी डाल दिया। अब लॉजिक को समझो, आप खाना जैसे ही खाते हो बॉडी के अंदर में जाके वो बॉडी का टेम्परेचर बनाया पहले, अब उसमें रिएक्शन होता है, रिएक्शन होके खाना मतलब हमारा डाइजेस्ट होता है। अब उसके लिए सारे एंजाइम आया है, सब आया है। आपको पता है टेम्परेचर अगर गड़बड़ कर दोगे तो क्या रिएक्शन होगा, केमिस्ट्री पढ़े थे ना। तो टेम्परेचर हमारे पास जो बॉडी में एंजाइम आया है उसमें जो एसिड पैदा हुआ है वो सब सारे मिला के एक खाना को पचाने का कोशिश कर रहा है। उस टाइम में हमने ठंडा पानी डाल दिया, अब टेम्परेचर हो गया डाउन। जैसे ही डाउन हो गया जो एंजाइम सब आया था वो सारे बेकार चला गया, रिएक्शन हो ही नहीं पाया। अब लोग समझ में आया, रिएक्शन ही नहीं हो पाया। अब वो दोबारा से वो टेम्परेचर तुम्हारा जो 10 डिग्री का पानी डाला उसमें, उससे टेम्परेचर बढ़ के उसका बॉडी टेम्परेचर में आएगा। उसके बाद दोबारा से एंजाइम आएगा, दोबारा से उसको एक्सपेक्ट का बहुत ज़्यादा लोचा है। इसलिए मैं सजेस्ट करता हूँ कि हमेशा खाना खाने के बाद कभी भी पानी पीना है तो आप उसका टेम्परेचर 35 से 40 के बीच में रखो। ना तो गर्म होना चाहिए ना तो ठंडा होना चाहिए, सो दैट वो जो रिएक्शन चल रहा है उसमें पानी जाके हमारा टेम्परेचर बर्बाद ना कर दे। और टेम्परेचर बर्बाद कर देगा तो फिर तुम्हारा जो है, अगर बढ़ा दोगे तब भी दिक्कत है, टेम्परेचर ज़्यादा कर दोगे, गर्म पानी पी लिया तब भी दिक्कत है, क्योंकि वो रिएक्शन जो है बंद हो जाता है।
फिर वो रिएक्शन दोबारा शुरू होता है, फिर उसके लिए पूरा सारा बॉडी का ऑर्गन को, सारा जो हमारा जिससे हार्मोन पैदा होता है, जिससे एंजाइम पैदा होता है, वो सारे को दोबारा करना पड़ता है, उसके लिए तेल निकल कर जाता है बॉडी को। इसलिए आप उसको सिस्टम को गड़बड़ ना करें। इसके लिए पानी पीना है, खाना खाना है। खाना में जो है देखो, इंसान का खाना जो है उसमें कभी कुछ मसाला नहीं डालना चाहिए था। आज तक इस धरती में कोई भी बंदर, कोई भी प्राणी और दूसरा जो प्राणी है, कभी भी उसमें मसाला डाल के खाना नहीं खाता, सिर्फ इंसान खाता है, और उसी के चक्कर में सारी बीमारी पैदा होता है। इसलिए ज़्यादा मसालेदार खाना, ज़्यादा तेल वाला खाना वो सब नहीं खाना है। अभी संतुलित आहार करे, जो मतलब जो घटिया टाइप का खाना उसको खाना ना अवॉइड करे, और जो बाहर से खाना अवॉइड बिल्कुल करे। बाहर से तो कोई माँ बाप नहीं है अभी जिस तरह से खाना आता है, ये सब सारे अवॉइड करे। स्टडी एकदम प्रॉपरली करते रहे, नींद प्रॉपरली ले, टेंशन बिल्कुल ज़िंदगी में ना ले, सिर्फ पढ़ाई में फोकस करे, टेस्ट दे, गलती होगा उसको सुधारे, और यही टाइम है जो आप इफेक्टिवली उसको यूज़ करके, मैंने बोला 60 to 90 का जर्नी, तो 60 से 90 जर्नी करने का यही तरीका है, और ये तरीका आपको फॉलो करना है। तो दिस इज द प्रोसीड्योर। अब मैं आपको बताता हूँ हम अनअकैडमी की तरफ से आपको क्या करा सकते हैं। ठीक है, अनअकैडमी में अभी चल रहा है मिनिमम प्राइस ऑफर, 60% ऑफ है। मेरा कोड खुश रहो लगाने से ये होता है, जैसे आपका एक QR कोड स्कैन करेंगे, उसके बाद मेरा खुश रहो कोड लग जाएगा, उसमें आ जाता है। ये नंबर है, ये नंबर जो मैं बता रहा था कि जिसको शॉर्ट नोट नहीं है मुझे भेज दो, जिसको स्टडी मटेरियल नहीं है मुझे भेज दो, जिसके पास है स्प्रेडशीट नहीं है मुझे भेज दो। जस्ट बट स्प्रेडशीट का जो क्लास मैं बोल रहा हूँ, क्लास का पैसा लगता है, इसलिए आपको एक सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। क्या अभी आपका गेट दे दिया वही खत्म हो गया? नहीं भाई, उसके बाद इसरो, इसके बाद बार्क का एग्जाम देना है, उसके बाद इतना सारे PSU का एग्जाम देना है, तो एक सब्सक्रिप्शन तो आपके पास होना चाहिए। जिसका खत्म हो जा रहा है तुम रिन्यू कर लो, और जिसका ये हो जा रहा है, जिसका खत्म हो रहा है उसको रिन्यू करना है, और इसलिए आपका रिन्यू वाला बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ेगा। तो आपका जिसको खत्म हो रहा है उसका रिन्यू करना भी बहुत जरूरत पड़ जाएगा, और अगर नहीं रखा तो बहुत दिक्कत है, क्योंकि नौकरी मिलने से ये जो टाइम है, आपका एज बहुत बड़ा फैक्टर है सरकारी नौकरी में। और आज के ज़माने में क्या चल रहा है, पूरा मार्केट में चल रहा है ओवर गाइडेंस। स्टूडेंट क्या कर रहा है, एक टीचर से एक सब्जेक्ट, एक टॉपिक, दूसरा से दूसरा, तीसरा, अगर आपने इधर उधर मुंह मारते जाएंगे, जिंदगी में कभी भी सक्सेस नहीं मिलेगा, और इसीलिए मिल भी नहीं रहा है। इसलिए आपको एक नंबर, एक टीचर और सारे क्लास, ये एक नंबर है, एक टीचर मैं हूं, उसके बाद सारे क्लास, 15 सब्जेक्ट का 15 सब्जेक्ट एक साथ आपको मिल जाएगा। अब क्या होता है, उसके लिए सब कुछ इधर उधर का रिलेशन भी ढूंढने का दिक्कत नहीं है, सब कुछ एक साथ मिल जाएगा। यही करना है। दिस इज द QR कोड आपका फॉर दिस, और ये टेलीग्राम चैनल का है। टेलीग्राम चैनल में क्विज चलता रहता है, उसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये हमारा अनअकैडमी का जो डिफरेंट ब्रांच का ESC का रिजल्ट है 2028 के लिए। फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का बच्चे ज्वाइन करें। मैथमेटिक्स, एप्टीट्यूड एंड कॉलेज का सेमिस्टर में जो जो सब्जेक्ट होगा उसी को पढ़ना है। फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर बच्चे को कॉलेज में एकदम परफॉर्मेंस अच्छा होगा, एंड उसके साथ साथ गेट का प्रिपरेशन बाय डिफॉल्ट हो जाएगा। उसके लिए आपको एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना है। बट जो बच्चे थर्ड ईयर का है, फोर्थ ईयर का है एंड पास आउट है, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हमारा एक फॉलो करना पड़ेगा, द्रोणाचार्य बैच। उसमें मैं थार्मोडे में सभी लाइव में पढ़ा रहा हूँ, उसमें ज्वाइन करें। एंड ये आपका ध्यान रखें कि टेस्ट सीरीज फॉर दिस, एंड ये आपका ध्यान रखें क्रैश कोर्स एंड BL सेल आपका चल रहा है, प्रैक्टिस बैच चल रहा है, उसके बाद BL सेल का भी बैच चल रहा है, उसमें ज्वाइन करें। ऊना एक अनअकैडमी का ऐप है, जो आप ऐप नहीं है एक्चुअली, ये है AI है, और ये आपका टेस्ट सीरीज है। आइकॉनिक का पैसा थोड़ा सा ज़्यादा है, एंड दिस इज़ द रिजल्ट। तो आप ध्यान सकते, दिस इज द क्लास। आप देख सकते हैं कि पहले लोगों को 1 लाख रुपया फी लेते थे, उसके बाद ऐसे करके पीछे वाला बंदा को देखो मुंह भी नहीं दिख रहा है, ऐसे हालत में बंदे को पढ़ना पड़ता था। अभी आप घर में बैठ के जस्ट थोड़ा बहुत पैसा, उसका 10% पैसे से पढ़ाई कर सकता है। दिस इज़ पॉसिबल, दिस इज़ फिजिबल। अगर इधर उधर मुंह मारते जाएंगे, यूट्यूब में घुसे रहेंगे, तो जो टीचर बाकी पढ़ा रहा है वो तो बोलते हैं हमारा पढ़ने से सिलेबस सिलेक्शन भी नहीं होता है, आप उसके बाद उसमें घुसे रहते हो। बहुत टीचर बोल देता है कि हमारा कोचिंग करने से सिलेक्शन नहीं होगा, पहले ही बोल देता है, पहला दिन बोल देता है, क्लास में बोल देता है देखो मैं पढ़ा रहा हूँ, उसके बाद आपको एक किताब पढ़ना पड़ेगा, वो बुक पढ़ना पड़ेगा, 5 किताब का नाम लिख देता है। तो मतलब क्या है कि उसका पढ़ने से नहीं होगा ना। और मेरे से अगर पढ़ते हो तो मैंने पहला दिन देता हूँ कि मेरा जो क्लास है वही करना है, मेरा जो मटेरियल है यही पढ़ना है, और सब एग्जाम आपका क्वालिफाई होगा। वो आज तक आपका गेट अभी 2026 का आ रहा है, एक क्वेश्चन भी मेरा टॉपिक से, मेरा जो मैं क्लास में कराया उससे बाहर नहीं जाएगा, सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज होता है।
सारे कॉन्सेप्ट, सारे फॉर्मूला, सारे एल्गोरिदम सब काम करेगा, सिर्फ उसका न्यूमेरिकल वैल्यू गेट में चेंज करता है, क्योंकि आईआईटी वाले वो पुराना क्वेश्चन में डेटा चेंज कर देता है, उसके चक्कर में डेटा चेंज कर देगा। बट सारे क्वेश्चन आपका उसी का सब कुछ एकदम डिटो मैच करेगा एक्सेप्ट सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू। अब ऐसे करने से अगर आपने प्रैक्टिस किया तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। फिर आता है पीएसयूज। जो पीएसयू आप एग्जाम दोगे, सारा पीएसयू का क्वेश्चन मेरा जो क्लास है उसी से मिलता है, ठीक है। इवन ही मेरा क्लास में अगर एक टाइपिंग मिस्टेक था, इसरो का क्वेश्चन हुआ था, अभी इसरो का टेस्ट हुआ था, मेरा जो क्वेश्चन है उस पुराना वाला, उसमें टाइपिंग मिस्टेक था, इसरो में वही टाइपिंग मिस्टेक के साथ आया था ठीक है। इसमें आपको समझ में आ जाए कि भाई मंडल का जो मटेरियल है वो इतना, और आपको ज़्यादा ढूंढने का जरूरत नहीं है, गूगल में सर्च कर लो एस के स्वपन कुमार का एस के एक है, उसका कुमार मंडल MONDL मटेरियल, जैसे ही बोलोगे आपको सब कुछ मिल जाएगा। और एक गूगल में 3000 पेज तक दिख जाएगा कि आपका सारे वहाँ पे मिला है। 300 वेबसाइट में मेरा मटेरियल मिलता है, और आपको लगता है कि कहाँ से पढ़े, किससे पढ़ रहा हूँ, जिसका कोई वैल्यू ही नहीं है। यूट्यूब में कोई एक टीचर ने वीडियो बना दिया, उसमें मैं घुस के बैठा हूँ, और जब मंडल का बात हो रहा है कि नहीं, उसका नहीं करूँगा। तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में अगर आपने इधर उधर मुँह मारने जाते हो तो आपका सिर्फ टाइम बर्बाद होता है। फिर फाइनली मेरे पास ही आता है, आने के बाद होता है कि सर काश पहले आगे होते। जैसे हमने एस के मंडल, अब देखो जैसे एस के मंडल मैंने किया, एस के लिखा है, मंडल लिखा तो उसी में आ रहा है। तो जैसे बोला एस के मंडल, अच्छा स्प्रेडशीट में सीट आ रहा है, नोट्स कर दो, नोट्स एस के मंडल नोट्स। आप देखो कितना वेबसाइट है, ऐसे 300 वेबसाइट है जहां पे आपका ये मटेरियल मिलेगा, ठीक है। और कब से, 2007 से मैंने शुरू किया, 2007 से आप गिनती करना, सारे काउंट करना कितना वेबसाइट में मिल रहा है, ऐसे काउंट करते जाना कितना वेबसाइट से मिल रहा है। 300 वेबसाइट है, मुझे एक स्टूडेंट ने कैलकुलेट कर दिया था, 300 वेबसाइट है जहाँ पे मेरा मटेरियल मिलता है। और आपको लगता है कि कोई एक बंदा का थोड़ा सा कुछ यूट्यूब में मिल गया तो उससे हमारा अच्छा कुछ मिल जाएगा, ये बहुत गलत सोच है। आप देखो आपका ऐसे काउंट करो, एक स्टूडेंट ने मुझे काउंट कर दिया था, 300 वेबसाइट है जहाँ पे मेरा स्टडी मटेरियल मिलता है, ठीक है। क्यों मिलता है? क्योंकि वही आता है, वही आया है, वही आएगा ठीक है। अब उसके बाद जो सबको पता है कि भाई वही आएगा, तुमको सिर्फ क्या लगता है कि कुछ और कर लेंगे, भाई और करने का जरूरत ही नहीं है। दिस इज द थिंग यू हैव टू डू। चलो खुश रहो और ऑल द बेस्ट। जो कुछ भी दिक्कत होगा, अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में किसी में भी कोई दिक्कत है तो आई एम हियर, आपको कुछ नहीं करना है, 24/7 मेरा ये नंबर खुला रहता है। व्हाट्सएप करना है, दिस इज द व्हाट्सएप नंबर। आपके पास स्टडी मटेरियल नहीं है, आपके पास शॉर्ट नोट्स नहीं है, आपके पास डाउट पैदा हो जा रहा है, तो कुछ भी चाहिए आप इस नंबर में मुझे भेज दीजिए। आई एम हियर टू हेल्प यू। खुश रहो, बाय बाय, टेक केयर।